नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष प्रश्न और शेष प्रश्न के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनाडा और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है, जिस तरीके का तनाव दोनों देशों के बीच हो चुका है, उससे लगता है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और इसका एक मूल कारण है क्योंकि G20 समिट से जो माहौल खराब हुआ है उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। जब कनाडाई प्रधानमंत्री अपने देश लौटे हैं और उसके बाद वहाँ की सदन में उन्होंने एक मुद्दा उठाया निज्जर का, आतंकी निज्जर को मारने में उन्होंने कहा कि इसमें भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है और ये हमारे देश की संप्रभुता पे एक तरीके का खतरा है, सॉवरेनिटी पे एक तरीके का खतरा है। और वहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ और हालात अब आ चुके हैं कि आज भारतीय कंसुलेट ने कनाडा के लोगों के लिए अस्थायी वीज़ा देना बंद कर दिया और अपने वहाँ के वीज़ा ऑफिस को बंद कर दिया है। और खुद अरविंद बागची जो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वहाँ पर रह रहे जो भारत के कर्मचारी हैं उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं और जिन धमकियों के कारण वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत को वीज़ा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को बंद करना पड़ा है और ये कदम उठाना पड़ा है। ये कदम क्यों उठे, ये हालात क्यों आए, क्या हुआ कि भारत और कनाडा के बीच जो संबंध इतने अच्छे दिख रहे थे वो अचानक इस स्तर पे पहुंच गए जहां से राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। अगर हम इसके पीछे के इतिहास में जाएं और इस परिदृश्य को देखें कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो जून महीने में हमें जाना पड़ेगा जहां पर निज्जर की हत्या हुई थी और उसकी हत्या जो कोलंबिया है वहाँ पर हुई थी। ब्रिटिश कोलंबिया जिसको कहते हैं, वो वही ब्रिटिश कोलंबिया है जहाँ पहली बार जो भारतीय का सिख हैं वो वहाँ पहुँचे थे 1870 के करीब। और उस जगह पर पहुँचने के बाद जो ब्रिटिश के एक सेना के अधिकारी थे वो सिख थे और वो वहाँ पर रुक गए। और उसके बाद जो सिखों का या कह सकते हैं कि जो भारतीयों का कनाडा जाने का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। और इस समय कनाडा की आबादी में 7.5 लाख सिख हैं जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और खुद जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भी इतने मंत्री हैं जो सिख समुदाय से आते हैं। और यही कारण है कि जस्टिन ट्रूडो लगातार उन बातों को निगलेक्ट कर रहे हैं, उन बातों को जो है निगलेक्ट कर रहे हैं जिन बातों को लेकर भारत सरकार लगातार गंभीर है। और ये मुद्दा कैसे आया, खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर जिस तरीके का आंदोलन पिछले कई सालों से कनाडा में चलाया जा रहा है, चाहे वो पन्नू की बात करें या फिर निज्जर की बात करें या जो भी खालिस्तानी संगठन है उनकी बात करें, इन सभी ने मिलकर खालिस्तान को लेकर जिस तरीके का आंदोलन कनाडा में चला रखा है उस तरीके का आंदोलन भारत में भी नहीं है। कनाडा में इससे पहले 2 जनमत संग्रह कराए जा चुके हैं और एक जनमत संग्रह तो उस समय हुआ जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में मौजूद थे और G20 की मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उनके सामने उठाया। और उसी समय जो खालिस्तानी थे उन्होंने कनाडा के अंदर एक जनमत संग्रह कराने का काम किया। ये दर्शाता है कि किस तरीके से आतंकियों के हौसले कनाडा में बुलंद थे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की नाम पर वहाँ पर भारत विरोधी तत्वों, भारत विरोधी हरकतों को वहाँ पर लेकर साजिशें रच रहे हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और एक तरीके से खालिस्तान को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है उसका केंद्र बिंदु कनाडा बन चुका है। और इसलिए भारत लगातार अपनी चिंताओं से कनाडा को आगाह कर रहा है और आग्रह भी कर रहा है कि आप इस मामले पर एक्शन लीजिए। और कनाडा लगातार उस मामले पर एक्शन लेने से बचता रहा है। और दूसरी बात कि इसके बावजूद वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति कर रहा है कि वो खुद भारत पे यह आरोप लगा रहा है कि आप कनाडाई नागरिकों को लेकर जो है कह सकते हैं कि उनकी सॉवरेनिटी, उनकी स्वतंत्रता पर आप हमला कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो एक ऐसे चक्रव्यूह में गिर चुके हैं जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, एक दबाव उनके ऊपर बना है। और यही कारण है कि भारत के साथ जो रिश्ते सुधारने की बात की जा रही थी, एक तरीके का गुट बनाया जा रहा था जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे, उसमें भारत भी शामिल था। अब वहाँ पर लग रहा है कि जो वो हालात हैं वो इस जगह पे आ चुके हैं कि अब भारत और कनाडा के बीच का जो संबंध है वो काफ़ी निचले स्तर पे पहुँच चुका है। क्या होगा इसके बाद,
किस तरीके के हालात बन रहे हैं, उसमें क्या एक्शन लेगा भारत है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं करने वाला है। जिस तरीके से कड़ा रुख भारत ने अपनाया है, इससे साफ है कि इस तरीके के एक्शन लोग तभी लेते हैं जब युद्ध जैसे हालात होते हैं या किसी देश के साथ रिश्ते बहुत ही ख़राब होते हैं। उस स्थिति में दोनों देशों के रिश्ते पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ये मानता है कि अगर यहाँ पर वो थोड़ा भी कमज़ोर पड़ा या थोड़ा भी कमज़ोर दिखाई दिया तो जो खालिस्तानी आतंकियों के मंसूबे हैं वो उसमें कामयाब होने लगेंगे। और जिस तरीके का माहौल उन्होंने बना रखा है, ख़ासतौर से वहाँ रह रहे दूसरे नागरिकों के ऊपर जो जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है लगातार खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा, ख़ासतौर पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को कनाडा छोड़ने की बात की जा रही है। कुछ संगठन जो हिंदू धर्म के थे उन्होंने लगातार वहाँ के विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखा और ये कहा कि अगर ये हालात रहे तो ये चिंताजनक हैं और कनाडा सरकार को इससे निपटना चाहिए। ये दर्शाता है कि जो भारतीय डायस्पोरा है जो वहाँ रहता है वो भारतीय प्रवासियों के लिए एक चिंताजनक हालात है। और विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की एस जयशंकर ने, और इस पूरे मुद्दे को लेकर वो जानते हैं कि इस पर अगर कड़ा रुख नहीं लिया गया तो ये मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। जहाँ तक कनाडा की बात है, कनाडा अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा भारत पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन दोनों देश उन्होंने इस दबाव को बनाने से मना कर दिया। और एक तरीके से जो रिश्ते भारत के ब्रिटेन और अमेरिका के साथ है, इस स्थिति में वो किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, एशिया की बात करें, तो यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ भारत ही है जो चीन को काउंटर कर सकता है। ये बात अमेरिका भी जानता है और ब्रिटेन भी जानता है। इस स्थिति में भारत के साथ मुझे नहीं लगता कि ना अमेरिका ना ब्रिटेन या कोई अन्य देश इस समय कोई किसी तरीके का पंगा लेना चाहेगा। तो कनाडा पूरी दुनिया में अलग थड़क पड़ा है। आज से कह सकते हैं कि यूएन की बैठक शुरू हो चुकी है। यूएन की बैठक में भी ये मुद्दे उठ सकते हैं और इस पर भारत को काउंटर करना पड़ेगा, इस पर जवाब देना पड़ेगा। और एक तरीके से भारत लगातार जवाब दे भी रहा है। मुझे लगता है कि जो हालात बन गए हैं दोनों देशों के बीच, खासतौर पर खालिस्तानियों को लेकर, ये वही खालिस्तानी हैं जिन्होंने भारत की एक प्रधानमंत्री की हत्या किया था। भिंडरवाला की बात करें या फिर उससे पहले बात करें जब ब्रिटेन में तारा सिंह की बात करें जिन्होंने एक तरीके से अलग सूबे की मांग लगातार कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि ये मांग कोई अभी शुरू नहीं हुई है। ये उनका एक लंबा आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ हत्याएं हुई है, खासतौर पे अगर आज की भी बात करें तो एक हत्या हुई है जो खालिस्तानी आतंकी था और उस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस ग्रुप ने लिया है। तो ये दर्शाता है कि गैंगवार भी हो रहे हैं 2 गुटों और 3 गुटों के बीच में, और हर गैंगवार को जिस तरीके से भारत के साथ जोड़ के कनाडा देख रहा है, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। मुझे लगता है कि कनाडा सरकार को चाहिए कि पहले आप पुख्ता सबूत जुटाइए, उसके बाद भारत सरकार के सामने विरोध प्रकट करिए। लेकिन जिस तरीके से जल्दीबाजी या दबाव में कहें कनाडा सरकार ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो आने वाले चुनाव को लेकर या फिर वहाँ के जो सिख समुदाय के लोग उनके दबाव में इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं जो शायद उनके लिए बहुत आगे चल के बहुत अच्छा ना रहे, और हो सकता है कि इस दबाव के कारण उनकी पार्टी भी बिखर जाए। तो ये स्थिति कनाडा के साथ भारत के संबंध जो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, और इन हालातों में किस तरीके से भारत इन चीज़ों से निपटेगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं जो हमारी विदेश नीति है, जिस तरीके से हमने G20 में देशों को प्रभावित किया और एक तरीके से लीडर बन के निकले हैं, उसकी भी परीक्षा यहाँ पर होनी है कि हम किस तरीके से कनाडा को काउंटर करते हैं। और भारत उसको लगातार काउंटर कर रहा है। लेकिन जो हरकत खालिस्तानियों की तरफ से की जा रही है, जो आतंकियों की तरफ से की जा रही है, ये साफ है कि वो देश में एक नफ़रत का बीज बोना चाहते हैं और उस नफ़रत के बीज पर बैठ के वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और भारत इसको अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करना चाहिए। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जिस तरीके से आज वक्तव्य दिया, इससे साफ है कि भले ही भारत के देशों में राजनीतिक पार्टियों के बीच आपसी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन विदेश मामलों में देश का हर एक नागरिक
समान है और देश का हर एक नागरिक वही बात बोलेगा जो भारत के लिए ठीक होगा, जो भारत के लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये मामला अभी लंबा खिंच सकता है और इस मामले में किस तरीके से नए नए घटनाक्रम आएंगे, किस तरीके से नई नई बातें होंगी, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और अपने दर्शकों से चाहेंगे कि जो कुछ भी वो हमें फीडबैक देना चाहते हैं वो भी हमें दें और इसके बाद हम इस मुद्दे को लेकर और भी लोगों से राय लेते रहेंगे। और इस मुद्दे में अभी बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।